कभी सोचा है नौकरी सरकारी हो पर मौका सिर्फ जान पहचान वालों को ही मिले। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं पर जॉब कुछ गिने चुने लोगों तक ही पहुंच पाती है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। और कई बार तो इंटरव्यू में आपकी डिग्री से ज्यादा आपका नेटवर्क काम कर जाता है। सिफारिश मतलब? हाँ, और ये सवाल तो हमेशा रहता है कि क्या गांव के एक गरीब बच्चे को और शहर के अमीर बच्चे को सच में बराबर का मौका मिलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऊपर से ये सब खबरें कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया, भर्ती में सालों की देरी हो रही है या फिर रिजल्ट ही अटका हुआ है। पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाता है। और कभी कभी तो मतलब कोई खुलकर कहता नहीं है पर जाति, धर्म या भाषा के आधार पर एक भेदभाव महसूस होता है। ये एक अनस्पोकन रियलिटी है जिसे लोग महसूस तो करते हैं पर परेशान होते हैं। तो उन सब के बीच एक बेरोजगार युवा के मन में सवाल उठना तो लाजमी है ना कि संविधान में तो सब बराबर है पर जमीन पर ये बराबरी क्यों नहीं दिखती। और देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये हमारे देश के करोड़ों युवाओं की हकीकत है। और आज की हमारी जो ये चर्चा है वो इसी जमीनी हकीकत और संवैधानिक वादे के बीच के पुल पर है। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की गहराई में उतरेंगे। अनुच्छेद 16? हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, ये वो ताकतवर वादा है जो कहता है कि सरकारी नौकरी के दरवाजे हर नागरिक के लिए बराबर खुले होंगे। ये न्याय और समानता की नींव का एक बहुत अहम पत्थर है। तो चलिए इस वादे को थोड़ा खोलकर देखते हैं। जब हम इतनी सारी समस्याएं देखते हैं तो संविधान असल में क्या गारंटी देता है? देखिए, अनुच्छेद 16 बहुत साफ शब्दों में 3 बड़ी बातें कहता है। अच्छा। पहली, सरकारी नौकरी पाने में भारत के सभी नागरिकों को बराबर मौका मिलेगा। ठीक है। दूसरी, किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, मौका सिर्फ और सिर्फ योग्यता पर मिलेगा, किसी की पहचान या सिफारिश पर नहीं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ कोई नैतिक सलाह नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि भर्ती प्रक्रिया में उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो इस वादे को लेकर सीधे अदालत जा सकता है। अच्छा, मतलब कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल। संविधान भेदभाव को एक तरह से कानूनी अपराध की तरह देखता है। ये एक सुरक्षा ढाल है जो हर नागरिक को दी गई है ताकि सिस्टम निष्पक्ष बना रहे। ठीक है, तो अब इस वादे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अनुच्छेद 16 के कई हिस्से हैं, है ना? जी, कई क्लॉजेज हैं। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 16(1) से। ये कहता है सबके लिए समान अवसर। सुनने में बहुत सीधा और सरल लगता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई 100 मीटर की दौड़ हो। अनुच्छेद 16(1) ये पक्का करता है कि हर धावक को एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा किया जाएगा। कोई 10 मीटर आगे या 10 मीटर पीछे नहीं होगा। ओके। सरकार ये नहीं कह सकती कि तुम इस धर्म या उस जाति के हो इसलिए तुम इस दौड़ में हिस्सा ही नहीं ले सकते। मतलब रेस में एंट्री सबको मिलेगी। हाँ, ये अनुच्छेद खेल के मैदान में उतरने का हक सबको बराबर देता है। यही अवसर की समानता का मूल सिद्धांत है। तो स्टार्टिंग लाइन तो एक हो गई, पर क्या सरकार ये कह सकती है कि ठीक है, दौड़ तो सब सकते हैं पर गोल्ड मेडल के लिए सिर्फ एक खास ग्रुप के लोग ही दौड़ेंगे? मुझे लगता है अगला हिस्सा शायद इसी पर रोक लगाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 16(2) इसी बात को और मजबूत करता है। कैसे? वो साफ साफ उन आधारों की एक लिस्ट देता है जिन पर भेदभाव करना पूरी तरह से मना है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास। मतलब बहुत स्पेसिफिक लिस्ट है। हाँ, इसका बड़ा मतलब ये है कि सरकार आपकी काबिलियत देखेगी, आपकी पहचान नहीं। आपकी डिग्री का महत्व है, आपके सरनेम का नहीं। ये अनुच्छेद उस सोच पर सीधी चोट करता है जो कहती है कि किसी की पहचान उसकी काबिलियत से ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहीं पे एक उलझन है। एक तरफ 16(2) कहता है कि जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ जहां तक मुझे पता है अनुच्छेद 16(3) संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी राज्य की नौकरियों के लिए वहां का निवासी होने की शर्त लगा सकती है। हाँ, ये अधिकार है। तो ये तो सीधा सीधा विरोधाभास लगता है। क्या संविधान खुद ही अपनी बात काट रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और बहुत से लोगों को ये विरोधाभास लगता भी है। लेकिन संविधान बनाने वाले इसे काटना नहीं बल्कि संतुलन बनाना मानते थे। संतुलन? कैसा संतुलन? इसके पीछे एक व्यावहारिक तर्क है। सोचिए, किसी आदिवासी बहुल इलाके में कोई सरकारी पद है जिसके लिए वहां की लोकल बोली, संस्कृति और जमीनी समझ होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में अगर कोई स्थानीय निवासी उस पद पर आता है तो वो शायद ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा।
तो अनुच्छेद 16(3) संसद को ये शक्ति देता है कि वो खास परिस्थितियों में ऐसी शर्त लगा सकती है। अच्छा, पर इसमें भी एक पेंच है शायद। हाँ, पैंच ये है कि ये काम सिर्फ देश की संसद कानून बनाकर कर सकती है। कोई राज्य सरकार अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती। ये संतुलन वाली बात अब समझ में आई। मतलब ये एक अपवाद है, नियम नहीं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस पूरे अनुच्छेद का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा है, आरक्षण। हाँ, आरक्षण। हमने बराबरी की बात की, भेदभाव न करने की बात की, लेकिन फिर एक चीज आती है जो पहली नजर में बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ लगती है। ये बराबरी का उल्लंघन नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर संविधान की सबसे गहरी समझ सामने आती है। देखिए, संविधान निर्माता दो तरह की समानता की बात करते थे। एक है औपचारिक समानता और दूसरी है वास्तविक समानता। इन दोनों में क्या फर्क है? औपचारिक समानता कहती है कि सबके लिए नियम एक जैसे हों, जो हमने 16(1) और 16(2) में देखा। लेकिन वास्तविक समानता ये सवाल पूछती है कि क्या वो लोग सच में एक जैसी स्थिति में हैं? उस दौड़ वाली उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए दो धावक हैं, दोनों एक ही स्टार्टिंग लाइन पर है, लेकिन एक धावक के पैरों में सदियों से भारी जंजीरें बंधी हुई हैं। क्या अब भी वो दौड़ बराबर की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंजीरों वाले धावक को तो पहले उन जंजीरों से आजाद करना होगा। शायद उसे थोड़ी शुरुआती मदद भी देनी पड़ेगी। बस यही अनुच्छेद 16(4) का मकसद है। ये कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि समाज का कोई पिछड़ा वर्ग, जैसे SC, ST, OBC है, जिसका सरकारी नौकरियों में सही प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर सकता है। अच्छा, ये बराबरी का उल्लंघन नहीं, बल्कि बराबरी को हकीकत में लाने का एक जरिया है। इसे सकारात्मक कार्रवाई या पॉजिटिव एक्शन कहते हैं। मकसद सिर्फ कागज पर बराबरी देना नहीं है, बल्कि प्रशासन और सत्ता में उन लोगों को भी शामिल करना है जो हजारों सालों से इससे बाहर रखे गए हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी बहस भी तो शुरू होती है कि ये शुरुआती मदद कब तक, और क्या इससे मेरिट या योग्यता के सिद्धांत से समझौता नहीं होता? इस पर तो सालों से विवाद है। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कई बार बीच में आना पड़ा। 1992 में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस हुआ था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसे मंडल केस भी कहते हैं। हाँ, मंडल केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को संवैधानिक रूप से वैध तो ठहराया, पर कुछ बहुत जरूरी सीमाएं भी तय की। जैसे कि सबसे बड़ी सीमा थी 50% की। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण किसी भी हाल में कुल सीटों के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ताकि एक संतुलन बना रहे। हाँ, समानता और सकारात्मक कार्रवाई के बीच एक संतुलन। अच्छा, तो ये 50% की जो सीमा है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी तो शायद इसी केस से निकला था। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा कि आरक्षण का फायदा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, यानी क्रीमी लेयर, हाँ, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये सिद्धांत SC, ST पर लागू नहीं होता, सिर्फ OBC पर होता है। तो आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका कैसे इस प्रावधान को समय के साथ और तर्कसंगत बनाने की कोशिश करती रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब 16(4) सिर्फ एक लाइन का कानून नहीं है, इसके पीछे इतने सालों की कानूनी बहस जुड़ी हुई है, और इसी से जुड़े कुछ और भी हिस्से हैं, जैसे प्रमोशन में आरक्षण, हाँ, 16(4)A, और वो भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। शुरुआत में आरक्षण सिर्फ भर्ती के लेवल पर था, लेकिन फिर सवाल उठा कि अगर पिछड़े वर्गों के लोग सिस्टम में आ तो रहे हैं, पर ऊंचे पदों तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो प्रतिनिधित्व का मकसद कैसे पूरा होगा? सही बात है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी। इसके जवाब में संसद ने संविधान में संशोधन किया और अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा। और वो क्या कहता है? ये कहता है कि अगर सरकार को लगता है कि SC और ST वर्गों का ऊंचे पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। मतलब ये संसद और न्यायपालिका के बीच एक लंबे संवाद का नतीजा है। हाँ, और एक कैरी फॉरवर्ड नियम भी है, अनुच्छेद 16(4)B। वो क्या है? वो भी इसी कहानी का हिस्सा है। कई बार ऐसा होता था कि किसी साल आरक्षित सीटें पूरी नहीं भर पाती थी, तो सवाल उठा कि इन खाली सीटों का क्या होगा? हाँ, क्या होगा? तो कैरी फॉरवर्ड नियम यानी अनुच्छेद 16(4)B कहता है कि इन खाली सीटों को अगले साल की आरक्षित सीटों में जोड़ा जा सकता है। अच्छा, और इसे एक अलग कोटे की तरह देखा जाएगा, और ये उस साल की 50% की सीमा को प्रभावित नहीं करेगा। ये सब उसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। वाह, मतलब ये अनुच्छेद जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अब आखिर में एक और अपवाद आता है, अनुच्छेद 16(5),
जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा है। हाँ, ये एक और उदाहरण है कि हमारा संविधान कितना व्यवहारिक है। 16(5) कहता है कि अगर कोई संस्था किसी खास धर्म से जुड़ी है तो वो ये शर्त रख सकती है कि उसके पदों पर उसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। जैसे मंदिर में पुजारी? हाँ, जैसे एक मंदिर ट्रस्ट में पुजारी की नौकरी के लिए या एक वक्फ बोर्ड में किसी पद के लिए ये शर्त रखना कि उम्मीदवार उसी धर्म का हो, ये पूरी तरह से वैध है। ये तो बहुत स्वाभाविक भी लगता है। इससे उन संस्थाओं की धार्मिक पहचान बनी रहती है। बिल्कुल। यहाँ संविधान एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक संस्थाओं की अपनी आजादी भी जरूरी है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो अनुच्छेद 16(1) एक तरफ तो निष्पक्ष खेल के नियम तय करता है, सबको बराबर मौका, कोई भेदभाव नहीं। और दूसरी तरफ ये इस हकीकत को भी स्वीकार करता है कि हमारे समाज में ऐतिहासिक रूप से बहुत असमानता रही है। इसलिए ये आरक्षण जैसे उतीस मतलब औजार भी देता है ताकि जो लोग दौड़ में पीछे रह गए हैं उन्हें बराबरी पर लाया जा सके। तो ये सिर्फ नौकरी पाने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये सम्मान और गरिमा के साथ अवसर पाने का अधिकार है। ये हमें उन सवालों पर वापस लाता है जिनसे हमने शुरुआत की थी। सिफारिश, भेदभाव, पारदर्शिता की कमी। हाँ, अनुच्छेद 16 इन सभी समस्याओं का संवैधानिक जवाब है। ये हमें एक नागरिक के तौर पर जागरूक बनाता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। बिल्कुल। कानून अपनी जगह है, लेकिन जब नागरिक अपने अधिकारों को जानते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हैं, तभी जमीनी हकीकत बदलती है। सही बात है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। जी। हम अक्सर योग्यता या मेरिट की बात करते हैं। बहस होती है कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है, पर हमें ये सोचना चाहिए कि योग्यता का मतलब सिर्फ परीक्षा में मिले नंबर हैं? बहुत गहरा सवाल है। या योग्यता का एक बड़ा मतलब ये भी है कि हमारी सरकारी व्यवस्था में, हमारे दफ्तरों में समाज के हर हिस्से की आवाज और अनुभव शामिल हो? क्या एक ऐसी व्यवस्था ज्यादा योग्य नहीं कहलाएगी जिसमें हर तबके का व्यक्ति नीति निर्माण का हिस्सा हो? एक बेहतरीन सवाल। अनुच्छेद 16 हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि असली बराबरी और सच्ची योग्यता का मतलब क्या है। आज अनुच्छेद 16 को समझना सिर्फ एक कानून को जानना नहीं है, बल्कि उस भरोसे को समझना है जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका है। बिल्कुल। अगली बार हम एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय की परतों को खोलेंगे और कुछ नया सीखेंगे।